आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, काफ़ी डिबेट चल रही है इस पे, क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। तो मैं बोलूँगा, वैसे मैं नहीं कहता हूँ, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इतना शेयर करें कि ये उन सब के व्हाट्सएप तक पहुँच जाए। तो हम बहुत ही अनबायस्ड रिव्यू करने वाले हैं कि क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं, क्या भारत में डिक्टेटरशिप लागू हो रही है। द हिंदू का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था ये, उसमें ये बताया था कि डेमोक्रेसी को कैसे मेजर करते हैं। देखिए, अगर आपको ये समझना है किसी भी देश में, अगर आपको कहते हैं ना कि कोई बीमारी का पता लगाना है तो उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली बात, अगर आपको ये पता लगाना है कि भारत में डेमोक्रेसी है नहीं है, तो पहले डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी के वैसे 3 पिलर्स होते हैं, वैसे तो 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले आपका एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और आखिरी होता है प्रेस। ये 4 पिलर्स होते हैं, बट हम थोड़ा सा इसको खोलेंगे और उस हिसाब से देखेंगे क्या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं जो उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये द हिंदू का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि आखिरकार जो रिसर्चर्स है वो डेमोक्रेसी को कैसे मेजर किया जाता है। भारत जो है रैंकिंग गिरती जा रही है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में ये बात सही है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जो रैंकिंग है वो गिरती जा रही है। हम इंडाइसेस पे नीचे जाते जा रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल डेटा सेट्स, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत को खुद का डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो बनाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है। इन सारी चीजों से हम आपको ये बताएंगे कि क्या भारत में डिक्टेटरशिप है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जो वीडेम इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये बताया कि भाई देखिए, ये जो डेमोक्रेटिक इंडिया इंडेक्स है ये दुनिया भर की डेमोक्रेसी को बताएगा। और डेमोक्रेसी हम नापते कैसे हैं, ठीक है ना, किसी भी देश की डेमोक्रेसी को कैसे नापते हैं। अब यहां पे कुछ इंडाइसेस ऐसे जिन्होंने भारत की डेमोक्रेटिक स्टैंडिंग को डाउनग्रेड किया है, ठीक है। वीडेम इंस्टीट्यूट ने बोला है कि भाई भारत वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेसी है। अब ये अजीब बात है, भारत तो डेमोक्रेसी है। एक अभी सर्वे हुआ था, आपको ध्यान होगा, उसमें यह बताया गया था कि बहुत मतलब काफी आधे से ज्यादा लोग सैन्य शासन या फिर तानाशाह चाहते हैं। अजीब बात है ये, जो कि सबसे बेकार चीज है जीने के लिए। लोग तानाशाही से, फ्रांस तानाशाही से इतना डर चुका है ना, राजशाही तानाशाही से, कि उसने बोला हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन इस मॉडल पे वापस नहीं जाएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसीलिए हुआ। मैं ऐतिहासिक तौर पे आपको एग्जांपल दूंगा। और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं, ठीक है, जिसने ये बोला कि भारत जो है वो पार्टली फ्री है और फ्लॉड डेमोक्रेसी है। ये सारी चीजें जो हैं वो बोली गई हैं भारत में, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। अब देखो, यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी। संजीव सान्याल का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू था, जीरो हंगर जीरो फूड। अभी मैंने इस पे एक लेक्चर लिया था 1 महीने पहले। अब ये जो बड़े बड़े डेटा या सर्वे होते हैं, इनको फंड कौन करता है। एग्जांपल के तौर पे स्टडी ग्लोस, मान लीजिए कि मैंने बहुत पैसे लगाए, अरबों रुपए लगाए, इतने हैं नहीं मेरे पास, ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने लगाया और मैंने कहा कि एक सर्वे करवाओ। अब सर्वे करवाओ और सर्वे में यह पता लगाओ और थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करो कि कहां कहां पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कहां कहां लोग जो है वो उस लेवल पे नहीं है। सर्वे हुआ, रिपोर्ट सामने आई। अब जब ये रिपोर्ट सामने आएगी, रिपोर्ट में ये लिखा कि यहां दिक्कत है, साइकोलॉजिकल बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कहूंगा, डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है हमारा, आप ले लो। तो कई बार ऐसा होता है ना, जो पीछे होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पावरफुल लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, है ना। अमेरिका के ये बहुत आरोप लगता रहता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे इंडाइसेस खराब है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे इंडाइसेस ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ इंडाइसेस में पाकिस्तान को ऊपर रख दिया जाता है भारत से, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये तो ऐसा है नहीं, दैट इज ये चीज है। तो सबसे पहले तो ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेटाइजेशन मतलब क्या, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, जहां पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, कोई इलेक्शन नहीं। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया या रशिया, इलेक्शन होते हैं बट खाली नाम के हैं। चाइना हो गया, तो वहां पे प्रॉपर ऑटोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब आप ये बताइए, क्या भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। देखिए, भारत में सरकारें जो है ना, आप याद रखिए, ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो पूरी डेमोक्रेटिक हो। ऐसी कोई सरकार ही नहीं आई है। जब भारत आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने रातों रात केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया, जरूरी भी था, समझ रहे। कितनी जगह राष्ट्रपति शासन लगाए गए। 1991 में
जब पीवी नरसिम्हा राव, जब बाबरी मस्जिद हुआ तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पे बीजेपी की सरकार बर्खास्त कर दी थी, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था। 1975 में इमरजेंसी लगी थी। तानाशाही का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने तब देखा। साथ ही साथ उस दौरान, उससे पहले एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी और फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की बात हो रही थी। तो एक तरीके से जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो चाहते हैं कि हां प्रॉब्लम हो, जो पावर है वो हमारे पास रहे। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, ये हर कोई करता है। आप ममता बनर्जी को देख लो, आज ही दोस्तों ईडी के ऑफिसर्स ने उनको पीट दिया उठा के लोगों ने। शाहजहां शेख का मुद्दा आपने देखा, सेक्सुअल प्रेडेटर किस तरीके से वो उसने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, आपने देखा कैसे, और ये किसके राज्य में हुई। मेरा कहने का मतलब ये, हम किसी पार्टी का बचाओ या नहीं, मैं आपको एक आईना दिखा रहा हूं कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और भारत किस तरीके का देश है, ठीक है ना। इतिहास पे हमको जाना पड़ेगा। ऐतिहासिक तौर पे जैसे रशिया में कभी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इतिहास उनका ऐसा है, वहां पे हमेशा से राजा महाराजा ने रूल किया। इंग्लैंड में हमेशा डेमोक्रेसी रहेगी, इतिहास ऐसा है। 500 साल पहले 1689 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और आप ये समझिए कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ, पार्लियामेंट आ गया। फ्रांस में कभी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा अभी तक कोई रेवोल्यूशन हुआ है 1789 का, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वहां हमेशा डेमोक्रेसी रहेगी। कोरिया में, क्योंकि कोरिया साउथ कोरिया की बात अलग है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है वहां कभी, क्योंकि हमेशा से ही जनरेशन से जनरेशन, किम जोंग उन जो है वो तीसरे जनरेशन के डिक्टेटर है, वो वहां कभी डेमोक्रेसी। चाइना में कभी नहीं रहेगी, वहां पे राजा महाराजाओं का रूल रहा हमेशा से। भारत में रहेगी, क्यों? इंडस वैली सिविलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, किसी के पास पावर थी ही नहीं। तो हमारे जो डेमोक्रेसी है ना, वो बहुत पहले से, उसका इतिहास बहुत पहला है, हमारे खून में डेमोक्रेसी है। हम जब आजाद हुए उससे पहले भी जो बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ उसमें भी डेमोक्रेसी रही। अशोक ने भी सेंट्रलाइजेशन, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, फिर सेंट्रलाइजेशन। भारत अगर पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखो तो किसी के पास पावर रही ही नहीं प्रॉपर, 2-3 एम्पायर्स को छोड़ दो तो नहीं रही। तो ऐतिहासिक तौर पे हम डेमोक्रेसी है और आगे भी रहेंगे। पता है क्यों? आपकी वजह से, जनता की वजह से। तो ऑटोक्रेसी में क्या होता है? फंडामेंटल डेमोक्रेटिक कंपोनेंट। अब देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास, आप बताइए, है ना? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि आज अभी इस प्रेजेंट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में दिक्कत हुई है। आज अपनी बातें लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे, थोड़ा एक डर का माहौल है, लेकिन तब भी बोल रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को गाली दे सकते हैं, हम किसी को भी गाली दे सकते हैं। हाँ, ये सच है, लोग देते हैं गाली। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो प्रो बीजेपी है और बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं एंटी बीजेपी हैं। तो एंटी बीजेपी वाले भी अपनी बात बोलते हैं। रविश कुमार जैसे जर्नलिस्ट हैं, जबरदस्त, बहुत अच्छा काम रहता है उनका भाई, वो सच्चाई बताते हैं। तो ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं। तो बात यह है कि अगर डेमोक्रेसी होती, तानाशाही होती, अगर डिक्टेटरशिप होती, तो रशिया में सब नहीं है, चाइना में सब नहीं है। चाइना स्टेट कंट्रोल्ड है, उनका मीडिया पूरा, वो वही बोलेगा जो चाइना बोलेगा। अब बहुत लोगों का कहना है कि हम डेमोक्रेसी की तरफ जाते, डिक्टेटरशिप की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है, मैंने क्या बताया, भारत का इतिहास देखिए आप, किसी की भी सरकार आती है ना, कुछ सरकारों में ही ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, बट ज्यादातर सरकारों में आपको यही लगेगा कि तानाशाही आ रही है, क्योंकि उनका काम करने का स्टाइल है ऐसा। हम क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, इंदिरा गांधी जब थी तो ऐसा लग रहा था हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, राइट। जवाहरलाल नेहरू के भी कुछ इंस्टेंसेस ऐसे थे जब लगा कि भाई ऐसा ना हो, वन पार्टी रूल हमेशा था, प्रॉब्लम है, राइट। 1989 के बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट आई तब चीजें बदली। तो ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, आप कर ही नहीं सकते ऐसा। एक बार इमरजेंसी लगी थी, डिक्टेटरशिप का एक ही एग्जांपल ऐसा है 1975 से लेकर 1977 तक, और उसके बाद 44th अमेंडमेंट लाया गया, और उस अमेंडमेंट में इतने खतरनाक प्रावधान है, आज आप संविधान को बदल ही नहीं सकते। अगर आप संविधान, आपको डिक्टेटरशिप, आपको संविधान खत्म करना पड़ेगा, बट संविधान ही आपको खत्म करने नहीं देगा। आप खत्म कैसे करोगे? समझ रहे हो? कुछ भी आपको, आप मतलब आपका स्टेट, अब स्टेट आपको विधानसभा की भी परमिशन चाहिए, बट विधानसभा की कैसे परमिशन लोगे? वहां के लेजिस्लेटिव नहीं ले पाओगे। लोग बहुत समझदार है भाई। आर्टिकल 367, बहुत सारे आर्टिकल 13, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 32
हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अंबेडकर क्या, बी आर अंबेडकर जीनियस थे, जिन्होंने संविधान बनाया, जो पूरी कमिटी बैठी वो जीनियस थे भाई। उन्होंने सारे संविधानों को देखा और तगड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को लेके आए, और ये लेगेसी जो है वो जारी रही। तो भारत में कानून ऐसे हैं, भारत का संविधान ऐसा है कि आप चाहते हुए भी संविधान को बदल ही नहीं सकते, और ये चीज हमेशा रहेगी, याद रखिएगा। आज इसका थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये चीज रहेगी। और एक चीज आपको बता दूं, ये भले ही जो पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, अब बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन आप ये देखिए कांग्रेस, विजेंदर सिंह जो 90% जिनके ट्वीट्स बीजेपी के अगेंस्ट रहते थे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। गौरव बल्लभ ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो आप ये भी देखिए कि बीजेपी ज्वाइन कैसे कर रहा है। कल मैंने एक लेक्चर देख रहा था, एक वो देख रहा था कि मतलब एक ब्रॉडकास्ट देख रहा था, उसमें कि डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। तो वहां पे जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने दोनों सरकार के साथ काम किया था। तो उन्होंने ये बोला था कि देखिए कांग्रेस में बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन था, ठीक है, उसमें दिक्कत थी, वहां पे हर मंत्री राजा था, है ना, तो डिसीजन लेने में बहुत देरी होती थी और डिले होता था। अच्छा, अब बीजेपी में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, सब कुछ आपको पीएमओ से पूछना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक के बाद जाती है, राइट। तो अब दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत है भाई। बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा तो छोटी छोटी बात पे भी आपको पीएम से पूछना पड़ेगा, बट काम जल्दी हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत अच्छी, डेमोक्रेसी की सबसे नींव है ये डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन इसमें काम डिले होता है, आप समझ रहे हैं। फिर यहां पे बोला कि यहां पे मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे कांग्रेस के समय, यहां मंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई सरकारें चाहती ही हैं कि उनके पास ताकत हो, सरकारें चाहती, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है ना, और हमारे लोग ऐसे हैं कि वो कभी इस बात को अलाउ ही नहीं करेंगे, वो कभी इस बात को नहीं मानेंगे, वो मानने को तैयार ही नहीं होंगे। अब यहां पे चलिए ठीक है, ये तो काफी ज्यादा हो गया इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां कितनी पार्टीज है, 2500 के करीब पार्टीज है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। इंस्टेड सवाल क्या पूछा जा रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी तानाशाह है। अबे सवाल यह पूछना चाहिए कि ऑपोजिशन क्या कर रहा है। कितने इंटरव्यू राहुल गांधी ने दे दिए हैं, कहां कौन से प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस के नेता गए हैं, बड़े बड़े नेता गए हैं। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बार बार यह आरोप लगता रहा है, शशि थरूर जैसे शानदार नेता को उन्होंने अपना अध्यक्ष नहीं बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया। तो भाई पहली बात तो ऑपोजिशन कर क्या रहा है, कैसे ऑपोजिशन, अब कह रहे ऑपोजिशन को, अब मैं आपको बहुत बढ़िया देखिए, चलो मान लिया इस्तेमाल हुआ इंस्टीट्यूशन का, 1800 करोड़ के फंड जो है वो फ्रीज कर दिए कांग्रेस के, ठीक है, कोर्ट ने रोक लगा दी, बोला नो इलेक्शन तक रोक है। डेमोक्रेसी का एग्जांपल है भाई ये। राहुल गांधी को सजा हुई, गुजरात हाईकोर्ट ने सजा दी, ठीक है, मतलब गुजरात के लोकल कोर्ट ने हट गया, सुप्रीम कोर्ट मामला क्या हट गया कि नहीं गलत है ये, मानहानि में सजा हुई थी। डेमोक्रेसी का रियल एग्जांपल है। एक और चीज आपको बताता हूं, यह बोला जा रहा है कि जैसे अभी गंगोपाध्याय सर, जज गंगोपाध्याय, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया रिटायर होने के बाद, ठीक है। जस्टिस गोगोई जो है उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, मतलब राज्यसभा से बीजेपी की तरफ, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, मार्कंडे काटजू, वो उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने वो केस एक उनकी तरफ से था, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए मैं चाहता हूं, मेरा मन जो है ये कह रहा है कि आपको सजा दे दूं, लेकिन कानून ये नहीं कह रहा है। तो पहली बात तो ये, क्योंकि जुडिशरी पे ऊपर आप कैसे आरोप, रामदेव बाबा हाथ जोड़ के खड़े थे, ये है ताकत, आप बच ही नहीं सकते यार, जुडिशरी इतनी स्ट्रांग है, हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मैंने फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा लॉ बहुत ताकतवर है। देखिए मार्कंडे काटजू ने कहा था कि मैं चाहता हूं लेकिन मैं दे नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए कोई जज की पॉलिटिकल अलाइनमेंट कुछ हो, कोई आईएएस की पॉलिटिकल अलाइनमेंट कुछ भी हो, पर उसको अपनी ड्यूटी करनी है, वरना केस बैठ जाएगा। एक अभी केस आया, जज ने रेप विक्टिम से बोला कि कपड़े खोल के अपने घाव दिखाओ, केस बैठ गया जज के ऊपर, जज कटघरे में आ गए। तो बात यह है कि भाई जज ये नहीं देखता जब केस चलता है, जज ये देखता है कि साक्ष्य क्या है, क्योंकि ये क्लोज रूम में रिकॉर्डिंग नहीं चलती है कोई केस, ऐसा नहीं है कि एक बंद कमरे में आप रिकॉर्ड, ये पूरी दुनिया के सामने है, प्रेस इसको कवर कर रहा है, हर कोई इसको कवर कर रहा है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आपकी धज्जियां उड़ा देंगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो भाई कोई भी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो, लेकिन कानून देखेंगे ना कि इस कानून के हिसाब से यह प्रावधान है, सजा हुई। राम मंदिर का अगर मान लीजिए, राम मंदिर का एक्सेप्शन है जो कि लॉ में है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी तक है। राम मंदिर अगर यही किसी दूसरे देश में ही हुआ होता ना तो खेल खत्म था।
रेसेप तैयब अर्दोगान ने हागिया सोफिया जो चर्च था उनका म्यूजियम 1 मिनट नहीं सोचा, मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। तो कोई और देश में होता ना बचता नहीं, लेकिन यहां पे 150 साल तक हमने एक लीगल बैटल लड़ी है, लीगल बैटल लड़ी है। और के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं मेरे भाई, जजमेंट है, आप देखिए तब आपको पता चलेगा। यह चीज है, यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ जैसे गलत है ये, और पीएम मोदी को ये आके बोलना चाहिए कि जो मुस्लिम्स हैं वो बोलते रहते हैं, बट और ज्यादा योगी आदित्यनाथ का हम एग्जांपल देते हैं। अभी देखिए जैसे कोर्ट ने मदरसों को बैन किया, कोर्ट ने बोला योगी आदित्यनाथ का उलट इंस्टांस है, आपको पता है वो मदरसों को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई हम चाणक्य की नीति पे चलते हैं। चाणक्य ने बोला था हम वेस्ट की नीति पे नहीं चलते हैं, जो मक्खियावली उनका मॉडल है, ठीक है, कि जो एक डेस्पॉट होना पड़ता है राजा को साम दाम दंड भेद, पब्लिक को मारो सूली पे चढ़ा दो पर राजा को अपनी सत्ता बचानी नहीं। चाणक्य कहते थे कि राजा का हित प्रजा के हित में है, अगर प्रजा खुश तो राजा खुश, और यही होता है भारत में। भारत में सरकारें बदलती हैं, इलेक्शंस की बात है यहां पे। भारत में 28 राज्य हैं, 6 जगह खाली बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस ने इतनी बड़ी गलतियां की हैं, जहां छत्तीसगढ़ हो गया, जहां जहां उनकी सरकार थी वहां गवा दी। कांग्रेस के नेता आधी पार्टी को छोड़ के चले गए, तोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने समय से जो, तो अब ये किसकी गलती है? अब ये मोदी की गलती नहीं है ना बीजेपी की गलती, ये कांग्रेस की। आप उनको संभाल नहीं पाए। पॉलिटिकल कंपटीशन ऐसा कि अगली पार्टी तो धज्जियां उड़ाएगी। भयानक पॉलिटिकल मशीन है बीजेपी, लेकिन ये आपका दायित्व है ना कि आप इतनी स्ट्रांग लीडरशिप बना लो कि कोई छोड़ के ही ना जाए। बट ऐसा हुआ, तो हम दूसरों की गलती किसी और पे नहीं मर सकते, ठीक है ना। तो इलेक्शंस होते हैं, होते रहेंगे। ये भी जो जितनी बातें बोली जाती है ना, ये सब खत्म हो जाएगा, बीत जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े तूफान भारत ने देखे हैं, लेकिन वो तूफान भारत में आके समा गए, खत्म हो गए, समझ रहे हो। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। कोई भी अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ होता है, ईवीएम की बात हुई है, भाई बुला लिया, ईवीएम हैक ही नहीं हो सकती, बुला लिया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ईवीएम हैक करके दिखाओ, सब पलट के जो भी ईवीएम की बात कर रहे थे। जब पार्टी जीतती है तो सब बढ़िया, और जब हारती है तो ईवीएम, और जो कि बहुत गलत है। आप समझ रहे हो भाई, जनता उसको वोट देगी, जनता के हाथ पे वोटिंग पावर है ना। जनता उसको वोट देती है जो उसको सही लगता है, और सरकारें इसीलिए बदलती है। दूसरा पॉइंट, अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है। देखिए संजय सिंह रिहा हो गए। अब अगर तानाशाही होती है संजय सिंह, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारा संविधान नहीं है ना वैसा भाई। हमारा संविधान, हर कोई संविधान से चल रहा है, कोई धार्मिक किताब से नहीं चल रहा है। तो संविधान आज नहीं तो कल आपको बेल मिल जाएगी और आप और स्ट्रांग वापस आओगे। संजय सिंह देखिए क्या स्पीच दी उन्होंने, स्ट्रांगली वापस आए, है ना। 2-3 चीजें गलत है, जैसे मुझे सोनम वांगचुक को लेकर बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा, कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो जब बात नहीं सुनी जा रही तो इलेक्शन में जो अब की बार 400 पार, वो दिखेगा इसमें, आप देखिएगा। अगर आप बात नहीं सुनोगे तो पब्लिक सब सुन रही है, वो बदल देगी आपकी सरकार। ये पब्लिक में ताकत है मेरे भाई, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा संविधान, हमारी पब्लिक, हमारे जो एक्ट हैं और जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो तगड़े हैं। एग्जीक्यूटिव चाहते हैं वो लगा दे डिक्टेटरशिप, वो हो जाए तानाशाह, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। और ये बात सबको पता है कि जनता को खुश रखना है। ये हर कोई नेता जानता है कि जनता जितना ज्यादा, अब माइनॉरिटी की बात होती है, इस समय जो पीएम मोदी ने स्कीम्स चलाई हैं, उज्ज्वला, जितनी भी, सबसे ज्यादा फायदा माइनॉरिटीज को है, आपको पता है। आवास योजना में सबसे ज्यादा फायदा माइनॉरिटीज को, पढ़ाई लिखाई में माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम जो है उनको सबसे ज्यादा, उज्ज्वला स्कीम में सबसे ज्यादा। ये डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा है ये, है ना। तो अगर डिक्टेटरशिप होती ना तो ये चीजें, या अगर हम उस तरफ जा रहे होते, एवरीवन नोस कि क्या है। गुजरात में पीएम मोदी इतने समय तक रहे, उनका काम था तो रहे, काम रहेगा तो शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे, काम रहेगा तो नवीन पटनायक भी इतने टाइम तक रहेंगे, पवन कुमार चैमलिंग भी रहेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, जनता वोट देगी और वो वोट आपके काम के बेसिस पे देगी। और फिर आप कैसा माहौल बना सकते हो। अब कांग्रेस कहां माहौल, स्ट्रैटेजी गलत है कांग्रेस की, जब से, मतलब आप ये समझिए उनको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, और जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक तो ये होगा ही होगा। स्ट्रांग ऑपोजिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, ये चीज है। तो यहां पे मल्टी पार्टी इलेक्शन जो कि होते रहते हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में, लेकिन ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, वो खाली नाम के लिए होते हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत सारे ऐसे देश हैं ग्रे जोन, यहां पे वो देश जो हैं वो आते हैं जो मतलब थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है
कि हाँ थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं। इलेक्टोरल, हम यहां पे खड़े हुए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, ठीक है। जब यूरोप ने भी किसी को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे ना, तो हमारे यहां वोटिंग राइट्स दिए गए, ठीक है ना। ये चीजें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सफरेज, ये चीजें, लिबरल डेमोक्रेसी बहुत, जैसे फ्रांस हो गई है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक बहुत बड़ा सवाल है, नरेंद्र मोदी नहीं तो कोई और, तो और कौन? ये बहुत बेकार सवाल है, घटिया सवाल है। कैसे भाई? तुम वोट देते किसको हो? तुम वोट देते हो अपने एरिया के एमएलए या एमपी को। तुमको नरेंद्र मोदी को देख के, राहुल गांधी को देख, अरविंद केजरीवाल को देख के वोट नहीं देना है। तुमको उस इंसान को वोट देना है जिनको लग रहा है कि वो कुछ कर पाएगा, अब वो किसी भी पार्टी का हो। तुम पहले, अब मान लो कि एक गुंडा खड़ा हो गया बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। अब क्योंकि नाम नरेंद्र मोदी का, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नरेंद्र मोदी थोड़ी ना उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे। वो डेवलप तो वही इंसान करेगा ना। तो पहली बात यह है कि वो जो इंसान है ना, आपको उस लीडर को देख के वोट देना है। अगर कोई एक अच्छा विशेषज्ञ खड़ा है तो आप उसको वोट दीजिए, क्योंकि वो आपके जगह पे, तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप एक बार आधे घंटा मेहनत नहीं कर सकते कि आप उनको देखिए कौन कौन कैंडिडेट्स खड़े हैं, उनका रिकॉर्ड कैसा है, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है। तो वोट जो है ना, ऐसे लोगों को देख के दिया करिए, और ऐसे लोगों को ही देख के दिया जाता है ना। शहरों में इतना नहीं, बट गांव में ऐसा होता है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हो। और यहां पे भी लोगों को पता है। देखिए, कोई कितना भी बड़ा बेकार, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक किताब पढ़ रहा था इनफैक्ट, तो कोई कितना भी कैसा भी हो, लेकिन वो जनता के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसको अपनी सत्ता बचानी है, वरना खेल खत्म है। ये चीज है। तो ये तो खैर लिबरल ऑटोक्रेसी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो डेमोक्रेसी, भारत जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसीज में है। अब देखिए, वही इस पे आवाज उठाई गई कि ऐसे कैसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में आपने नाम दे दिया। देखिए, बहुत सारे इंडाइसेस जो है ना, तो भारत सरकार ने बोला कि ये बकवास है, कैसे ऐसा हो सकता है। अब देखिए, अब यहां पे भारत, अल जजीरा ने कहा कि देखिए, भारत अगर अपनी डेमोक्रेसी, भारत में अलग के हिसाब किताब चलता है। अगर भारत अपना इंडाइसेस निकालेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो भारत में अलग हिसाब किताब चलता है। भारत को लोग समझ नहीं पाते, कुछ 4-5 पैरामीटर कर लिए और उसके बाद फिर उसको एक्स्ट्रापोलेट करके बता दिया गया। तो ऐसे यहां पे नहीं है। भारत की इकोनॉमी अलग है। कोविड में बड़ी बड़ी इकोनॉमी गई, लेकिन भारत सर्वाइव किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज, बहुत बड़ा जो तबका है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। एक भारत में 5-6 भारत बसते हैं। ये हमको भाई यूरोप ने बोला था जब भारत आजाद होता, कि भारत, विंस्टन चर्चिल ने बोला था खत्म हो जाएगा भारत, बल्कनाइजेशन हो जाएगा भारत का। हुआ नहीं हुआ, समझने में वो समझ ही नहीं पाए भारत को, ठीक है ना। ये चीज है। तो अब इंडिया जो है, वही डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको एक एक चीज बता दी, ठीक है। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव्स की बात की हमने, अच्छा लेजिस्लेटिव की तो बात ही नहीं की। एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर लेजिस्लेटिव जो है, ये लोकसभा राज्यसभा। अगेन इसको आप इसी से, कि आपको अगर कुछ भी चेंज करना है ना, तो आपको इसमें बदलाव करने पड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर बदलाव तो हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि अब जैसे अगर मान लीजिए कि 400 पार हो गई, तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? राज्यसभा भी है बेटा, कोई भी बिल, लोकसभा फिर राज्यसभा के पास। और राज्यसभा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब तक आपके पास राज्यों में बहुमत ना हो, तब तक कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि 400 पार पता है कब होता है? जब बहुत ऐसा काम हो कि मतलब आपने तबाही मचा दी हो, भारत डेवलप्ड हो गया हो। तो ये बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन 400 बहुत मुश्किल है पार करना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यह तो ऐसी सिंपैथी की लहर हो कि मजा ही आ जाए। अभी बीजेपी का पलड़ा भारी है, नो डाउट, बट वो भी पॉलिटिकल मशीन है, उनको भी पता है कई कि इलेक्शंस को जीतना है, लड़ना है, जीतना है, तो वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन मेरा यही कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक तगड़ी पार्लियामेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे जबरदस्त जुडिशरी है मेरे भाई। जुडिशरी बखिया उधेड़ दी थी कोविड में, स्वतः संज्ञान ले लेके ना बखिया उधेड़ दी थी। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, हमको ये चीजें बतानी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे पीएम मोदी जो है वो कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कम, तो ये उनको ज्यादा करनी चाहिए, वो जवाबदेह है। और देखिए, इससे उन्हीं को ही भारी पड़ जाएगा ये एक ना एक टाइम पे। अगर आप बहुत ज्यादा जनता से दूर हो जाएंगे ना, तो जनता आपसे दूर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो फ्लॉ हमेशा रहेगा, थोड़ा बहुत तो फ्लॉ रहता ही है, थोड़ा बहुत। ये मतलब परफेक्ट डेमोक्रेसी इस दुनिया में कोई नहीं है। अमेरिका है, एप्स्टीन, पढ़ लीजिएगा जेफरी एप्स्टीन के बारे में, मैंने लेक्चर भी किया, पता चल जाएगा, ठीक है। तो कंसेंसस है कि भारत की डेमोक्रेसी जो इट्स इन पेरिल। अब ये इलेक्शन अभी आने वाले हैं, नेगेटिव कमेंट्री जो है वो
स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि ये हो गया वो हो गया। भारत ने पहले ग्लोबल रेटिंग्स को डिनाउंस किया और एस जयशंकर ने बोला कि ये बिल्कुल ही ये सेल्फ अपॉइंटेड, जो कि सही बात है। अमेरिका, यूके, अब ये बताइए कि क्या कर रहे हैं खालिस्तानियों के ऊपर। वहां पे खालिस्तानी रेफरेंडम ओपनली होता है, एंटी इंडिया नारे लगाए जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ है। तो सैंपल साइजेस जितने भी वो इनएडुकेट है, और ये जो कल्चरल बायस है, ये सारी चीज़ें। तो भारत की रैंक जो है वो 104 है। अब ये देखिए, आपको लगता है अफ्रीका में सारे देश, हम अफ्रीकन नेशन से नीचे कैसे हो सकता है? आपको तो दिख रहा है ना, आप जाते हो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आप जा सकते हो, भारत डेवलप कर रहा है, कहीं पे भी आप घूम सकते हो। अब तो आपके पास फोन आ गया, लो वीडियो बना लो, गया। पहले तो ये था नहीं, पहले बल्कि ज्यादा दिक्कत थी, अब तो ज्यादा ओपन हो गया। अब तो कोई भी यहां पे वीडियो बना सकता है और वीडियो बना के डाल सकता है। नेताजी गए, वो सरकार गया, वो जो पोस्ट में, तो इतना डर है, अब तो सीधा जुडिशरी में सबूत मांगेगा, सबूत पेश करो, खेल खत्म। पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बल्कि ये चीज है। तो सबसे बड़ी बात ये, कौन सा डेटा जो है वो दे यूज। तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन डेटा, जैसे वोटर टर्नआउट। अच्छा, जैसे वोटर, हाँ ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि आपको वोटिंग करनी पड़ेगी, हर किसी को वोटिंग के लिए आगे आना पड़ेगा। अब ये भारत, अगर कुछ होगा ना तो भारत के नागरिकों की गलती है, लेकिन मैंने क्या बताया कि भारत के नागरिक इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। कुछ भी हो, उनको अंदर से पता है कि कौन सही है कौन गलत है, भले ही वो सामने ना बोले, है ना। तो वोटर टर्न आउट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप वोट करें ना, आप कैंडिडेट्स को देख के वोट करें। आपके एरिया में कौन खड़ा हो रहा है, कौन एमपी खड़ा हो रहा है, तो आप देखिए क्या ऑप्शंस है, कौन आपके एरिया को ज्यादा बेहतर तरीके से चला पाएगा। ना सिर्फ राहुल गांधी को देख के, अरविंद केजरीवाल को देख के, नरेंद्र मोदी को देख के वोटिंग ऐसे होती है, समझ रहे हो। और जो भी उसमें अच्छा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट करिए आप, क्या प्रॉब्लम है, ये चीज है। फिर उसके बाद इन हाउस कोडिंग की, इंफॉर्मेशन की, एकेडमिक मटेरियल, न्यूज़पेपर। अब प्रेस जो होता है वो चौथा पिलर है, प्रेस की हमने बात ही नहीं की। देखिए ये बात सही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव चलाता है ना। तो क्या हो गया, ये हर कोई कर रहा है। आपको उसी चैनल पे जाके, और ये पब्लिक देख रही है, एक तरफ एक टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है, बहुत गड़बड़ चल रहा था, लेकिन उसके बाद आपने देखा ना कि लोगों ने देखना ही बंद कर दिया। लोग इंटेलिजेंट है भाई, मैंने क्या बताया, 100 में से 70 लोग, 80 लोग इंटेलिजेंट, उनको पता है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनको दिखता है। भारत के लोग में इंसानियत है इंसानियत, ठीक है। तो यहां पे पता, अगर आप जितना भी नैरेटिव चला दो, लेकिन उनको ग्राउंड रियलिटी उनको पता है ना कि मुझे मिल क्या रहा है। मैं रात को दिन चलाते रहे दिन भर न्यूज में कि नहीं भैया अभी तो दिन है, बल्कि है रात, तो हमको तो पता ही ना, बाहर निकल के हमको पता ही लग जाएगा कि रात है कि दिन है ना। और अब देखिए चैनल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है। रजत शर्मा आपकी अदालत में जब उन्होंने बागेश्वर धाम का इंटरव्यू किया तो क्या तगड़े सवाल पूछे, आप देखिएगा, बहुत तगड़े सवाल पूछे। तो इनके ऊपर भी प्रेशर पड़ता है कि भाई बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते। और देखिए चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मीडिया में हर पॉलिटिकल पार्टी के फंड्स हैं, मान के चलिए। ये वैसा है कि कौन कितना दांव लगा रहा है। बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी दांव लगा देगी, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस जीते कांग्रेस के ऊपर, ये ऐसे ही चलता है। तो ऐसा कोई भी नहीं, साउथ में आप चैनल्स को देख लीजिए, साउथ में भी जितने भी चैनल्स हैं वो पॉलिटिकल, जो कि नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बट न्यूट्रल आपको होना पड़ेगा। पब्लिक से तो आप पूछेंगे ही ना। आप कभी भी डिबेट में एक तरफा डिबेट नहीं होती है कि एक ही पार्टी के इंसान को बुला दिया, आप दूसरों लोगों को भी बुलाते हो, वो अपनी सफाई का मौका देता है। कॉन्क्लेव्स होती है बड़े बड़े चैनल्स की, तो आप सबको बुलाते हो, ये चीज है। किसने बोला है राहुल गांधी को आप जाए, आपकी अदालत में जाए, आप जाए सीधी बात में जाए, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, आप जाए वहां बैठे जवाब दें, बल्कि आपका तो लोग सुनना चाहते हैं। तो ये बात है, आप समझ सकते हो। ये सारी चीजें अगर आप देखो ना, प्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नो डाउट, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपके दिमाग को वो करने में बहुत जरूरी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड लोगों को भी पता है कि कितना सच है कितना झूठ है। आजकल एक ऐड की बहुत बात चल रही है, तो अभी ऐड चलाओ, कांग्रेस को भी ऐड चलाना चाहिए इस तरीके के। अगर कोई इमोशनल ऐड चला रहा है तो क्रिटिसाइज, जो भी है गलत है सही है जो भी है, तो आप भी ऐड चलाओ, उसको काउंटर करो यार। यही तो इट्स ऑल अबाउट, यही है। रोने से बताए कि बस भिड़ जाओ, वही कहना कि रणभूमि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। और होता है, तगड़ा होता है, बहुत ज्यादा असर पड़ता है इन सारी चीजों का, ठीक है। बाकी एक्सपर्ट सर्वे, जहां पे सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स जो कंट्री है वो सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन जो है वो देते हैं, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव सर्वे, जहां पे ग्रुप ऑफ सिटीजन, हर किसी को नहीं, वो जजमेंट जो है वो ऑफर करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है
वो डेमोक्रेसी को ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी कोई है नहीं है, ऑब्जर्वेशन डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, जजमेंट बेस्ड। लोगों का इसमें पर्सपेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या लोग जो है वो अब लिमिटेशंस होती हैं इंडाइसेस की भाई, क्योंकि हर किसी को तो ये जाते नहीं है। मुझसे आज तक इतने सर्वे हो, मैंने कभी ना मुझसे पूछा गया ना मैं कभी पार्ट लिया। तो आप ये समझिए कि ये लिमिटेड होते हैं सर्वे, ठीक है ना, चाहे जितना भी एग्रेशन मॉडल है, बट स्टिल अभी जजमेंट ये चीज़ है, तो इनकी लिमिटेशंस होती है। अब यहाँ पे जो बात है कि क्या भारत जो है वो अपना सर्वे बना ले या अपना कुछ इंडाइसेस जो है, अगर भारत ऐसा करता है तो कैसे, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत अपना इंडाइसेस बना सकता है, अपने पैरामीटर सेट कर सकता है वो, ठीक है, कि हमारी डेमोक्रेसी के जो रही है रूट प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं उनको देख के भारत अपना इंडाइस बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए वो दुनिया एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, राइट, ये चीज़ है। तो अभी देखिए इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस में हम सबको पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। बट मैं वही बोलूँगा कि वोट करें और बहुत ध्यान से वोट करें। उन लोगों को वोट करें जो आपके, किसी नरेंद्र मोदी या किसी को देख के वोट, बस उन लोगों को वोट करें जो आपके एरिया में बहुत अच्छा काम करेंगे या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत दुख की बात है कि अब आप देखिए कि ऐसे गुंडे लोग, ठीक है ना, चाहे अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी, ये सब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, ठीक है, इट्स नॉट गुड। तो ऐसे लोगों को आप वोट ही मत करें। आपके पास वोट की ताकत है ना, आपको लग रहा है तो बिल्कुल करियर देखिए उनका, कौन एफिशिएंट है, कौन पढ़ा लिखा है। हमारे लिए इतनी, मतलब मैं क्या बताऊं कि ये हमारी बदकिस्मती कि मनमोहन सिंह जैसा इंसान इतना हाईली क्वालिफाइड लोकसभा से कभी चुन के नहीं आया, वो हमेशा राज्यसभा से चुन के आते थे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, ये वोटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।